माननीय श्री तरुण जी कई साल पहले मैं पोस्ट थाना का CLG सदस्य रहा हूँ, पुलिस का बोलते हैं। हमारे बीच में बड़े बड़े महानुभाव अतिथि के रूप में पधारने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने और अपने वाणी से अपने शब्दों से यहाँ पर तो हम ये हमारे ग्रुपों के साथ हम क्या कर रहे हैं, आज से कल्याण बोर्ड को करिए हम उसी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। हमारे 60,000 सैनिक हैं, हर आदमी से जुड़ के रहेगा, संगठित रहेंगे। किसी भी सरकार हो हम बेहतर ले लेंगे, हम चले कहते हैं। आपको संगठित रहिए, संगठन बना करके रहिए, एक दूसरे से चर्चा करिए, एक दूसरे के साथ रहिए, हम हर व्यक्ति को प्राप्त कर लेंगे। आगे मैं एक पूरे रोल करना चाहता हूँ कि जब भी मेरे सैनिक भाइयों आपको पूर्व होने के बावजूद आपको बहुत बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को काम करो। आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा है, शक्ति है। 80 साल का सैनिक है, पूर्व सैनिक है, वो भी गाँव के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ उसकी ऊर्जा ऐसे लगती है जैसे 40 साल का जवान है। आपके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा को काम में लीजिए। जहाँ भी आपको अमृत करें, आपको बुलाएं, वहाँ पर आप अवसर प्रकट होइए, हमारी शक्ति को दिखाइए। यदि हमारी शक्ति को हम दिखाएंगे तो हमारे बुजुर्गों को, हमारे सैनिक गुलामों को सारी बेहतर मिलेगी, हमारे बच्चों को बेहतर मिलेगी। इसलिए एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, संगठित रहो। जब भी आपको बुलाया जाए, जहाँ पर बुलाया जाए वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हाजिरी दी जाए। जय हिंद, जय भारत। रेवाड़ी के अंदर पूर्व सैनिक मुक्ति रैली हुई थी।
सैनिकों का आदर और सम्मान करना चाहिए। ये वीर भूमि है राजस्थान, इसका इतिहास कौन से संरक्षण में लिखा हुआ है। हमको इज्जत करते हैं, वो मान सम्मान करते हैं। महाराणा प्रताप को देखिए, आप कितने हाथी घोड़ में फाका करके और अपने सिद्धि को नीचा नहीं किया, तो वो यही राजस्थान की सरकार की है। इसका मान सम्मान का भी करना नहीं चाहिए। ये हम सरकार को लगाते हैं, लेकिन मान सम्मान के साथ इनकी इज्जत करना चाहते हैं। और जिले के सम्मान में एक नाम जो जुड़ा है सैनिक स्कूल का, वो आदरणीय मोदी जी ने आपके सम्मान के लिए रखा। उस समय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि झुंझुनू की धरती को मस्तक में धारण करता हूं। ये कोई सामान्य जिला नहीं है, यहाँ पर रहने वाले लोग सामान्य लोग नहीं है। इनका शौर्य, इनका त्याग, इनकी तपस्या, मैं कहूँ कि देश में कितने लोग ऐसे होंगे जो झुंझुनू के लोग की बराबरी कर सकते हैं। अभी मेरे एक पूर्व सैनिक सदैव मेरे अपने बुजुर्ग कह रहे थे कि भाई हमने कोशिश बहुत की, लेकिन नहर का पानी आ नहीं पाया। लगभग 100 पैसे में से 90 पैसे का उस समय नहर के पानी लाने का हो गया था, पर बीच में वो अटक गया। आज जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जिले के लिए है, वो पीने के पानी की आने जाने जा रही है। और अगर 10% हिस्सा यमुना में झुंझुनू का मिल जाता, तो न केवल पीने का पानी आता, वरन सिंचाई का पानी भी पूरे झुंझुनू को मिल जाता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि ऐसा हो नहीं पाया। मुझे उस समय सैनिक कैंटीन खोलने की बात करी थी, जो हमने 2 जगह कैंटीन और मुहाना में कर रही थी पूरी। मुझे फिर कभी मौका मिला कोई भी काम करने का, जिले की बात कहने का कोई मंच अगर मुझे मिला, तो निश्चित तौर पे ये 2 काम मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मैं इस बात का सपना देखती हूँ कि झुंझुनू की धरती पर यमुना का पानी आ जाए और झुंझुनू जिला भी NCR में शामिल हो जाए। ये 2 सपने मैं रात दिन आंखों में लेकर देती हूँ। एक बात और मेरे सामने आई कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी वीरांगनाएं हैं, छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें बार बार चक्कर काटना पड़ता है। उन अधिकारियों को निश्चित तौर पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनके परिवार का सम्मान मान करने के लिए उनका काम 1 घंटे में तो कर सकते हो, जिसमें तो पैसा भी खर्च नहीं होता है। ये काम करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आज प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से पत्र लिखूंगी, मेल करूंगी, और आप कहें तो जिला सैनिक अधिकारी को मैं उसकी कॉपी भेज दूंगी। लेकिन ये बात प्राथमिकता से होनी चाहिए। तो हमारी
समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित इसी करते हैं। मैं पार्टी के लाडलों को, शहीदों को, वीर सैनिकों को और वीरांगनाओं को, जिनको जिनके अतुलित बल से आज हम इतना सुरक्षित महसूस करते हैं। एक साथ बोलेंगे भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय श्री तरुण जी है कि उसके द्वारा हम अतिथियों का स्वागत कर सकते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी करें, अभिनंदन करें। माननीय मेजर आदरणीय शिवराम जी गुप्ता, स्वागत की इसी कड़ी में माननीय मेजर घनश्याम सिंह जी, प्रदेश संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ के स्वागत हेतु मैं जिला करूंगा। मेरे आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। झुंझुनू जिले के लोक लाडले विधायक आदरणीय श्री सुभाष पूनिया के स्वागत के लिए तालियों के माध्यम से हम लगातार इस अवसर को और अनूठा और नया बनाते रहे। झुंझुनू जिले झुंझुनू जिले में सैनिक प्रकोष्ठ के नाते लगातार पूर्व सैनिकों में कार्य करने वाले झुंझुनू राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि आदरणीय श्री विश्वनाथ जी पूनिया के स्वागत के लिए
आदरणीय महामंत्री जी बजरलाल जी और सैनिक प्रकोष्ठ राजस्थान को देख रहे आदरणीय घनश्याम सिंह जी, बुजुर्ग जिला सैनिक प्रकोष्ठ को देख रहे हमारे जयराम सिंह जी और हमारे यहाँ से बुजुर्ग जिले से एकमात्र विधायक आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय पुनिया जी और मेरे सामने विराजमान सभी गौरव सेनानी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे पूर्व पार्लियामेंट सदस्य आदरणीय संतोष जी, आदरणीय जिला प्रमुख जी, मैं इस मौके पे क्योंकि गौरव सेनानियों का सम्मेलन है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी मैं इस मौके पे शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, उनको भी याद करता हूँ और इसलिए याद करता हूँ, इनको याद करती रहेगी ये धरती। ये झुंझुनू जिला है, ये वो जिला है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कोई सैनिक है तो झुंझुनू जिले में, गौरव सेनानी है तो सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले में और वर्तमान सैनिक है तो सबसे ज्यादा झुंझुनू में और शहीद राजस्थान में है तो सबसे ज्यादा झुंझुनू। तो इस मीटिंग को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को हमेशा देश की जनता याद करेगी, क्योंकि पहले सेना में कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेजरी होती थी तो उस जमाने में उनका बेटा भिजवा देते थे, कहा आ जाता था भाई डेड बॉडी को क्लास में तेल डाल करके भाई उसको क्रियाक्रम कर देते थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की डेड बॉडी को घर तक पहुंचाने की और मान सम्मान किया और पैकेज दिया, इसलिए उनको उन्हें मैं याद करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मोदी जी ने उन्हीं के प्रचलन पे चलते हुए तो 45-40 साल से जंतर मंतर पे धरना था, बदल एक वन पेंशन की डिमांड थी, कई बार कई रात आए चले गए और कांग्रेस ने कभी भी उनकी सुनवाई नहीं की और आदरणीय मोदी जी ने बदले वन पेंशन को लागू किया। आज सबसे बड़ा कोई फायदा है तो इसलिए वो रिटायर हो गए थे जिनकी पेंशन 7,000 रुपए और बदले वन पेंशन मिलने में 45,000 रुपए उनकी पेंशन हो गई। कितना बड़ा गेप को उन्होंने भरा है और कितना बड़ा पैसा यहाँ आ रहा है, तो ये अपने सिक्योरिटी अंचल में सबके काम आएगा। ये मोदी ने शानदार जोरदार काम और यही नहीं, अभी अपनी बेटियों को सेना में भर्ती करने का भी काम किया। और जब पिछली बात शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, बड़ा अपने सीकर में एकेडमी, अपने यहाँ सैनिक तो बहुत होते हैं लेकिन अफसर कम होते हैं, इसलिए होते हैं कि एक गाँव की माई अफसर बनते हैं। एकेडमी खोल दी, उसका बजट दे दिया, अपनी सरकार आज चली गई, बजट भी आया हुआ पड़ा है, लेकिन कांग्रेस सरकार आज काम नहीं करी है। बहुत बड़ा फेल करी है राजस्थान के लोगों का, क्योंकि वहां 50 आदमी रेपिडेंट बढ़ करके निकल के हर साल एक सैनिकों की फैक्ट्री लगा दी अधिकारी बनने की। अब वो काम अपनी सरकार आने वाले उस टाइम पे काम को पूरा करेंगे और उसको गारंटी से कह रहा हूँ कि उसको भला होगा जिसकी कोशिश। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ कि जो आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया उसके लिए उनको धन्यवाद और सेना के लोगों की हमेशा इतनी जोरदार तरीके देश में उनको सक्षम कर दिया, फ्री वोट दे दिया कि पहले जमाने में कोई सुनता भी नहीं था। आपको पता है कि शरीर में रोजीना गोलियां चलती थी, कोई सुनने वाला नहीं था, तो खत्म हो जाते थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश में बहुत शानदार कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे गौरव सेनानी है, उनको भी हाथ जोड़ के बात करता हूँ कि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, जहाँ भी आप बैठते हो वहाँ की नीतियाँ हर जगह रख रही थी। इस प्रकार के जो काम उन्होंने किए। लास्ट में एक बात करेंगे, मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। थोड़ा बहुत इस देश के लिए भी काम करना चाहिए। अपन चाहे कितनी बिल्डिंग बना लो, कितनी मस्जिद की काम कर लो, किसी के 2 बीघा जमीन है, किसी के पास क्या है, लेकिन आपको पता है सबसे पहले अफगानिस्तान में उग्रवादियों का कब्जा
सबको प्रार्थना करता हूँ कि देश में अपन को सबको योगदान करना चाहिए। ये मिसाइल आया है कि बड़ी की तरह भेदभाड़ियाँ कोई नहीं निकालता, इसलिए सबको प्रार्थना करता हूँ कि देश में सबको छोटा मोटा काम सबको करना चाहिए, देश में योगदान सबको देना चाहिए, यही मेरी सबको प्रार्थना है। एक छोटा सा वाक्य सुना करके मेरी बात को विराम देता हूँ। वाक्य नहीं, जो ओरिजिनल घटना इतिहास में बोरो सेनानी बैठे सेकेंड वर्ल्ड वार चला, और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे एक कंपनी कमांडर थे मेजर साहब, वो कहते कि किसी बॉर्डर पे कहीं जाना, एक पुल के ऊपर से उनको गुजरना था। आप पुल के पास गए तो कायदा ने पुल को पहले उड़ा दिया, मेजर साहब के पसीना आ गया। पास में एक गांव था, गांव वालों को गाने गांव वालों 7 किलोमीटर देश तक पहुंच जाएगा। गांव उनका बताओ मेजर साहब, तो बोला इतना टाइम नहीं है, एक आदमी पे एक आदमी सोते जाओ, जैसे ये फटा बढ़ जाएगा आप के ऊपर से निकालो, आपको सबको मरना है, सही होना है। गांव हम लाइन लगा करके वहां धड़ाधड़ सोना स्टार्ट कर दिया। एक छोटा बच्चा लाइन में लगा हुआ था, मेजर साहब की नजर पड़ी, पूछा कि ये क्या वो क्या रहा, घर में कौन है? बोले मेरी माँ है। तो बोले तेरी माँ की सेवा करने को शहीद नहीं होने, तो दौड़ के अपनी माँ के पास गया। माँ को कहा माँ आज मैं तेरे कारण से देश के काम हो गया, इनमें भी सही होना था। माँ ने कहा मैंने क्या किया? तो उसने बताया ऐसे लाइन में लगा हुआ था, मेरे को पूछा, तो उसने कहा माँ की सेवा कर। उसकी माँ ने क्या किया? वो देखने वाली सुनने वाली बात, उसकी माँ ने बताया, उन्होंने झेल दिया। कहते तेरे बेटे को कि तेरी माँ दुनिया में नहीं है, अच्छा बेटा देश के लिए सही, तो बता भी सही हुआ। ये इतिहास की बात, इतिहास है हम डाले थे अमेरिका, अनाज तो बहुत दूर की बात है, बच्चे डूबने लगे, पैदा होने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी जापान इस हालात में चला गया था, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा था, क्योंकि वहां देश भक्ति की बड़ी थी। कानून बना करता है, कोई प्रधानमंत्री जाएगा तो पहले वहां सही स्मारक के ऊपर वहां शीश लगा प्रणाम करेंगे, तो वहां कोई ही नहीं। आज टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड की एक नंबर कंट्री है, इसलिए मैं कहता हूँ कि देशभक्ति भी जरूरी है। आपको सबको हाथ जोड़ के ये मानना है कि कुछ देश के लिए काम करना चाहिए। मोदी जी लगे हुए, लेकिन आप हम जब तक सब नहीं लगेंगे तब तक उधार नहीं हो सकता, ये मेरी सबको प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में पार्टी में काम करते हुए राष्ट्रीय मंत्री और विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय महामंत्री कार्यक्रम ये लगातार 3 महीने में कोई न कोई किसी न किसी राष्ट्रीय महामंत्री का किसी न किसी प्रदेश में जाना होता है, और उनके विभिन्न तरीके के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जिलों में बनते हैं। लेकिन जब मैंने माननीय तरुण चुग जी से पूछा कि ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आपका अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू में कार्यक्रम मना रहे हैं, तो तब मैंने उनसे जिक्र किया कि झुंझुनू वो धरती है जिसमें सबसे ज्यादा लोग सेना में हैं, सबसे ज्यादा अगर शहीद हुए तो वो झुंझुनू में हुए हैं, और सबसे ज्यादा अगर आज भी देखा जाए तो झुंझुनू जिला हमारा सैनिकों का जिला कहलाता है। तो आपने मेरे को ये अनुमति दी कि ये कार्यक्रम झुंझुनू में रखना है, पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम रखना है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत करता हूं। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय पवन मंडलिया जी लगातार पार्टी के कार्यक्रम झुंझुनू जिले में चलाते हैं। हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के कल्याण के हमारे अध्यक्ष रहे, पूर्व विधायक रहे, और जिनका मन तो लोगों की रुचि कहीं और काम में रहती है, लेकिन उनकी रुचि से जो मन से काम करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने जहां भी सैनिक शहीद हुए उनका स्मारक बनाने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें।
उनका उद्बोधन भी सुना। लोगों की रुचि कई कामों में रहती है, लेकिन इनकी रुचि इस काम में कि जहाँ भी सैनिक शहीद हुए उनकी प्रतिमा बनाने का काम हमारे प्रेम सिंह जी बाजवा साहब करते हैं। हमारे सूरतगढ़ से लोकप्रिय हमारे विधायक भाई सुभाष पुनिया जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक भाई मेजर घनश्याम जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और उस टाइम का समय था, युद्ध की स्थिति थी, हम आने के लिए भी दूसरे देशों से निर्यात करते थे। तो उन्होंने कहा था एक टाइम का भोजन बंद करना पड़े तो भारत की जनता एक टाइम का भोजन भी बंद करेगी। मित्रों, हमारे सैनिकों का सम्मान, हमारे सैनिकों ने जो जिस तरह से पाकिस्तान का प्रथम वार हो, दुनिया हो, कारगिल युद्ध हो, हमारे सैनिकों ने जिस हौसले के साथ इस मां भारती के एक इंच जमीन को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और इस मां भारती का से सम्मान के लिए उन्होंने ऊंचा किया। मैं उन शहीदों के लिए, उन सभी सैनिकों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, उनको वंदना करता हूँ। ये हम सब का दायित्व बनता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव आते हैं तो विरोध करते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश की गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के देश के विकास से लेकर के देश के स्वाभिमान और सम्मान को लेकर के जिस तरह से चल रहे हैं, हम सबको विश्वास है ऐसा नेतृत्व है। छाती ठोक करके हम कह सकते हैं, हम कहीं भी जाए हमारे नेता पर कोई 8 साल का हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, एक उंगली नहीं उठा सकता। पहले आपने 2014 से पहले देखा होगा जिस तरह की सरकार आए थे, भ्रष्टाचार आए थे, जिस तरह से घुसपैठिए आते थे, दंगा करके चले जाते थे, सैनिक काट करके ले जाते थे। लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, आप सभी को पता है। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है। और पुणे में तरुण जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो मैंने चर्चा की और उन्होंने जिले को चुना। मैं तरुण जी, प्रधानमंत्री जी भी आए थे, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी हुआ था। राजस्थान में पहला जिला था हमारी बेटियों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। अभी बेटियों की संख्या जिन दिनों में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, संख्या तक बराबर आई है। ये मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सूरजगढ़ चेयरमैन श्रीमती पुष्पा देवी, मगध चेयरमैन श्री गोविंद सिंह जी राठौड़ एवं किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमन जी कुलहरी, अरुणा जी सियार से आग्रह क्रम में अब मैं कारगिल शहीद वीरांगनाओं के स्वागत हेतु माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण जी चुग, आदरणीय प्रदेश महामंत्री श्री भजन, सभी अतिथियों से आग्रह है हम सभी तालियों के माध्यम से स्वागत करें। और इसी क्रम में वीर चक्र विजेता शहीद हवलदार शीशराम जी गिल के यहाँ से शहीद वीरांगना श्रीमती संतरा देवी जी से भी आग्रह है वे पधारे। 8000 विधायक शहीद रामजी लाल जी खेगड़ 17 राजपूत, उनके सुपुत्र श्री राजकुमार जी से आग्रह करूंगा वे पधारे। तालियों के माध्यम से स्वागत करें सिपाही श्री रणवीर सिंह जी।
ग्राम मैनपुरा उदयपुर वाटी उनके भाई श्री जुगल किशोर जी से आग्रह है वे बता रहे हैं। और हम सभी भी लगातार तालियों के माध्यम से इन सभी कारगिल शहीद वीरांगनाओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां तालियां मदद करो भाई, तालियों में कदम चलाए करें। सिपाही सुमन जी पत्नी जगदीश प्रसाद जी बिल्कुल बबीता जी, थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे थोड़े सीधे हो जाओ। गंगा सिंह जी शेखावत ग्राम ठीक है जिलाध्यक्ष भवन जी, पार्टी के महामंत्री मेरे कनिष्ठ मित्र भैरवलाल जी, यहाँ के विधायक सुभाष जी, मेजर घनश्याम जी, प्रेम सिंह जी, जयराम जी, शुभर जी, मेरी बहन संतोष जी और यहाँ उपस्थित कारगिल के उस युद्ध के अंदर जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया और भारत भूमि की रक्षा की, ऐसे शहीदों की वीरांगनाएं मैं उनको शत शत नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी मेरे पूर्व सैनिक भाइयों बहनों, अपनी परंपरा में चार धाम की यात्रा, शक्तिपीठों की यात्रा, ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, पुरियों की यात्रा, लेकिन मैं समझता हूं सीकर की धरती जहां वो माए हैं जो बेटे पैदा करती हैं, जो देश की रक्षा के लिए अपने सब कुछ निछावर करते हैं, ये भारत की पूरी भी है, ये ज्योतिर्लिंग भी है, ये धरती शक्तिपीठ भी है। इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। कहना आसान है, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ती है। और मैं झुंझुनू की इस धरती को, जिन्होंने इतने वीर दिए कि आज मैं जब भैरवलाल जी से पूछ रहा था, उन्होंने कहा ये सीकर, ये झुंझुनू, और झुंझुनू पर उन्होंने खास कहा कि भारत के सबसे ज्यादा सैनिक देने वाली धरती है, सबसे ज्यादा शहीदों की यादों को समेटी हुई धरती है झुंझुनू। ये सचमुच एक तीर्थ समान है, ये सचमुच मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत है। मेरे जीवन का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है, भावपूर्ण क्षण है।
धरती के बीच में आया हूं, ऐसे खून के बीच में आया हूं जो अपना सब कुछ निछावर कर मातृभूमि की रक्षा के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हाथ में तिरंगा है, तिरंगे को लेकर खड़े हैं। सामने दुश्मन की गोली आती है, सामने दुश्मन का गोला आता है, तो झुंझुनू का बेटा सीना दिखाता है, पीठ नहीं दिखाता। इसलिए आप सब मैं खड़ा हूं। ये धरती ऊर्जा और मन को उत्साह की धरती, इस धरती में शौर्य, साहस, वीरता और वैभव से परिपूर्ण नौजवानों को पैदा किया। मैं जब नाम पढ़ रहा था कि कारगिल के शहीदों में, तो मेरे सामने आ रहा था हरकुल की लोहारी, आवाज सिंह रजौरिया, भगत सिंह, महेंद्र सिंह गुजारा, मनीराम जी महला, दर्शन कुमार, रामसूख जी, रणवीर सिंह जी बराला, शीशराम जी गिल, विजयपाल सिंह जी ढाका, झुंझुनू के वीरों की लिस्ट और फिर वीरांगनाओं से मिलना होता है। मित्रों, आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में 26 मई 2014 जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन की चौखट पर सिद्ध कर उसको चूकते हुए कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार देश के नौजवानों की सरकार होगी, मेरी सरकार देश की रक्षा करने वाली सरकार होगी। तो मैं करगिल, लेह लद्दाख, द्रास की पहाड़ी पर होकर आया, कश्मीर की धरती से मेरा जाना आना लगा रहता है। कल भी मैं लद्दाख में जाने वाला हूं। उन पहाड़ियों के अंदर जब तोपों के गोलों की गर्जन होती है तो बड़े बड़े पीछे हटते हैं। ऐसे में भारत के वीर सैनिक आगे बढ़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। 1972 का युद्ध जीता, पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे, लगभग 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दुनिया से सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और उस युद्ध को लड़ने वाले वीर सैनिकों ने अपने शौर्य, वीरता, साहस से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन दुर्भाग्य, सैनिकों ने अपनी जान देकर युद्ध जीता, सैनिकों ने अपना सब कुछ निछावर करके युद्ध जीता, लेकिन देश की सत्ता शिमला समझौते में युद्ध की जीत हुई सत्ता को हमको वो क्या बेहतर नहीं, गोलियों की बचाने हमें रोक नहीं पाई, लेकिन कलम जिनके हाथ में थी वो भूल गए कि भारत माता के बेटे 71 के युद्ध के समय के युद्ध कहती हमारे वीर बेटे पाकिस्तान में गए। वो भूल गए कि पाकिस्तानों को फाइट की इंच इंच भूमि आज मौका था, 71 का मौका था, शिमला समझौते का मौका था। हम वीर सैनिकों के बलिदान था, उसके बलिदान के बदले जो विजय प्राप्त हुई थी उस विजय को केवल पर भी जीतते, लेकिन युद्ध भूमि में तो हम जीते लेकिन टेबल पर हार गए। लेकिन आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मेरे को याद है जब करगिल का युद्ध चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान की सेना आगे बढ़ी, भारत का प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद युद्ध भूमि में द्रास में पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिकों को संबोधित करना था, वहां रॉकेट गिराए गए, तोप के गोले गिराए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तोप के गोलों के बीच में जाकर सैनिकों से कहा ये टाइगर हिल वाले जीत गई, हमें ये युद्ध जीतना है। कारगिल की एक एक चोटी से घुसपैठियों को बाहर निकालना है, मां भारती के एक एक रंग को, एक एक पद को घुसपैठियों से मुक्त कराना है। मित्रों, भारत के वीर बेटों ने युद्ध जीता। जब जीतने की तरफ बढ़ा
से टाइगर हिल की ओर बढ़ रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका जाके गिड़गिड़ाने लगे कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाओ, हमें युद्ध विराम करना। उन्होंने शुरू हुए अमेरिका से अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल जी ने स्पष्ट किया, जब तक भारत की भूमि पर कोई एक भी घुसपैठिया है, मैं भारत की सेना को पीछे आने के लिए नहीं कहूंगा और ना ही किसी चीज की सरकार के हाथ। ये जो चित्र है टाइगर हिल का, ये भारत की वो ताकत को बताता है कि दुनिया की सबसे टफेस्ट लड़ाई भारत के वीर बेटों की बदौलत हुई है। मित्रों, आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से 26 मई 2014 के बाद वन रैंक कन्वेंशन की बात आई तो मित्रों, जो लोग टेबल पर बैठे वो आप की कहते, देश का खजाना खाली हो जाएगा, कैसा इतना खर्च हो जाएगा। 1965 में युद्ध की जीत के बाद वादा किया था वन रैंक वन पेंशन। 2015 में अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइनल साइन किए तो मेरा खजाना खाली होगा हो जाए, लेकिन देश के वीरों का सम्मान बना रहना चाहिए। भारत के वीरों का सम्मान 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल देश के खजाने को लूटा गया। कैब बताती है 12,000 करोड़ रुपए देश के खजाने से लूटे गए। ये लूट तो एक तरफ देश के सेना विभाग ने, रक्षा मंत्रालय में पैसा भी शस्त्र खरीदने के लिए खर्च नहीं। मुझे शर्म आती कि देश का रक्षा मंत्रालय हो, 2004 से 2014 भारत के वीर सैनिकों को उनके ख्याल में होने चाहिए थे, उन्हें रेफर्स विमान चाहिए थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने कोई सम्मान नहीं किया, कोई सम्मान। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हर सैनिक को बुलेट प्रूफ जैकेट मिले, इसके लिए फाइल साइन की है कि भारत का हर सैनिक सुरक्षित रहना चाहिए। भारत और एक भी सैनिक घायल हुए बिना आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने वाले। ये सरकार की बदलती हुई सोच है। आज मित्रों, आप पूर्व सैनिक हैं, आपने अपनी जवानी देश के बॉर्डर पर बिताई। बॉर्डर की सुरक्षा अच्छी हो, उसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इजराइल की टेक्निक पर बॉर्डर को सुरक्षित किया जाए, सरकार सोच रही है, बढ़ रही। आज भारत, जिस भारत की रक्षा के लिए अपने अपना सब कुछ निछावर किया, जिस भारत की रक्षा के लिए मेरे हमलाओं ने अपना सब कुछ निछावर किया, उस भारत का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भारत का नाम विश्व के अंदर रोशन हो। आज ये ठीक है, अमेरिका हो चाहे जर्मन हो चाहे जापान हो चाहे रूस हो, पूरे विश्व के अंदर भारत एक शक्ति के रूप में उठा, भारत एक ताकत के रूप में उठा, भारत एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। तो आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आपने देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। अब समय आया है, प्रधानमंत्री मोदी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए मजबूत कर रहे हैं, देश के सैनिकों को ताकतवर किया जा रहा है, देश के सैनिकों को आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, देश के सैनिकों को बुलेट जैकेटें दी जा रही है, देश के सैनिकों को राइफल विमान दिए जा रहे हैं, देश के सैनिकों को तोपें, मिसाइलें और परमाणु संपन्न हमारी पार्टी में आपसे देखिए बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोचा है भारत को विश्व शक्ति बनाना, विश्व शक्ति बिना हम सबके प्रयास के भारत नहीं बन सकता। इसलिए आप सबसे मैं बात कर रहा हूं कि आप जिस तरह अपना पूरा यौवन, पूरा जीवन देश के लिए लगा के आए हैं, ये समय प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश
भी आप सबको प्रणाम करता हुआ बहुत बहुत रूप से संपन्न होगा। प्रदेश महामंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु जिला मंत्री मंजू जी जैनी व प्रभु सिंह जी महाराज से आग्रह है आप आए और आदरणीय भाई साहब को स्मृति चिन्ह भेंट बहुत अच्छा कार्यक्रम पूर्व सैनिका का हुआ है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि झुंझुनू की इस पवित्र भूमि पर, वीरों की भूमि पर मैं आया हूं। मेरा मानना है कि ये भूमि एक तीर्थ की तरह है। ये धरती, ये वीर पुत्र देने वाली धरती है, राष्ट्र के रक्षक पैदा करने वाली धरती है। किसी धाम से कम नहीं है। ये प्रेरणा देती है लाखों करोड़ों भारतीयों को। ये प्रेरणा देती है देश के हर नागरिक को, हर नौजवान को कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने वाले बेटे ये पैदा करती है। इसको नमन किया है और कारगिल शहीदों की वीरांगनाओं को मैं उनसे मिला हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सैनिकों के लिए और देश के पूर्व सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो, चाहे सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, देश के अंदर वन कमांड बनाने की बात हो, और चाहे अग्निवीर के माध्यम से देश के नौजवानों को सेना के साथ जोड़ने का प्रयास है। मैं समझता हूं एक सराहनीय कार्य है। लगातार 10 साल 2004 से 2014 तक देश की जरूरत को, देश के सैनिकों की जरूरत को उस समय की कांग्रेस की सरकार ने पूरा ही नहीं किया। आज सैनिकों को राइफल्स विमान मिले, आज की देश की रक्षा करने के लिए ऑटोमेटिक तोपें मिली। आज भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अपने यहाँ ही सैन्य सामान बनाने के लिए सक्षम हुआ है। देश के सैनिकों के सीने बचे, उसके लिए भारत की सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। सरकार मोदी जी की सोच है कि देश की सेना भी अपडेट हो और सेना के सामान भी अपडेट हो। उसके लिए पूरी योजना बनाकर देश की सेना को ताकतवर किया जा रहा है और मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। वीरों की धरती है और भारत की सेना पूरे विश्व के अंदर अपने शौर्य व साहस के लिए जानी जाती है। हमने सिद्ध करके दिखाया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर मारेंगे, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे उरी हो, चाहे मामियार हो। भारत की सेना आज सजग हुई है, उसको फ्री हैंड दिया गया है। भारत के साहसी बच्चों ने वो करके दिखाया है जो विश्व के अंदर इतिहास बना। सर इन दिनों बीजेपी को लग रहा है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि आरोप लगाने वाले अपना गिरेबान जाते हैं। अब तो न्यायालय तक ने कहा, पहली बात तो जितनी जांच हो रही है वो न्यायालय के आदेशों से। अब आप 3000 स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे को लूटो। राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी पहले ही धोखाधड़ी, जालसाजी, 420 के केसेस की जमानत पर। किसने लूटा? क्यों लूटा? लूट करने वाले अब प्रश्नों का उत्तर नहीं सर लगातार बताए कांग्रेस कि क्या गांधी का वंश, गांधी वंश इंडियन पिनल कोड से ऊपर है? क्या भारत के कानून की धाराएं उन पर नहीं लगती?
क्या उनको धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी, लुटेरे करने का लाइसेंस दिया जा गया है? क्या वो कानून से ऊपर है? देश कानून से चलता है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जो करेगा सो करेगा। सर, लगातार वसुंधरा की फोटो पोस्टर से गायब हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे?